विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़ें खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की ओर घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं, जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में करहा करहा कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती ही थी, हाँ, मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय में अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा चढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगती रहती थी, वहाँ अब खाक उड़ी। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए, जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं। वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर कभी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था, उनके चेहरों पर अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेश कम हुआ तो निर्मला के विवाह का समस्या आ गई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारी करनी पड़ेगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर देना ही अच्छा है, कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है, विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। आदि कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला है नहीं। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है। यह कोई हफ्सी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पर पानी बेचें,
24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जो पक्के मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के ही अफसर थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहिब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अख्या आप हैं? आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, मुर्दीन, छोकड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, छोकड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता। सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झिलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना ही नौकरी हमार की न होए। कहाँ तक उधार बाड़ी ले खात मांगत मांगत धे हो गए। भाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने की कहा गया तो रोने लगते हो। कहिए पंडित जी, सब कुशल हैं? मोटे राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ। सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार कर एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत हैं। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहिब के हाथ में रख दिया। भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और क्या विपत्ति फूटेगी। बाबू उदय भानु लाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया। खाने बैठता हूँ तो कोर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह झूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे सरकार, नगर में अब ऐसे कोई रईस न रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था, उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार मुलाकात में उनका भक्त हो गया हूँ और मरने दम तक रहूँगा। आप समधिन साहब से कह दीजिए, मुझे दिली रंज है। मोटे, आप ऐसी आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दुर्लभ होते हैं दर्शन, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अयोग्य भाग मानता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ नहीं समझा, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वालों दोनों को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है।
मालकिन की इच्छा है कि विवाह मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस आप अब ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थितियां अब बदल गई हैं। सरकार कोई करने धरने वाला है नहीं। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था केवल लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मनकूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र चल रहा था। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर जो जख्म और भी हरा हो जाएगा, उस दशा में न जाने क्या खो बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त में नहीं उभरती। अभी तो खैर इतना ही नहीं है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यही वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं, अब आप ही उनके पिता तुल्य हैं। वह वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव को तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए, इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंस की खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरना व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले पंडित जी हलफ से कहता हूँ मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस चले। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न रहेगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए जिस कार्य का आरंभ ही अमंगल हो उसका अंत अमंगलमय हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। समधिन साहिब को आप समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वंश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क पर पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसके उन्हें पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहेब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छोकरी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है, न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अक्ल छूकर तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का कोई बंधन स्वीकार न करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाल, फलहारी ना मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल बोले, है तो यही बात।
छूत छात सब ढकोसला है। मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई आया नहीं। फिर से वही नाम लिए। कोई तो बोलो। अब की बार भी वही बूढ़ा करहा खांस कर आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे ना होए। कहाँ से दौरी दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भाल काम करो कुछ या न करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो। तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला दो। दौड़ता हुआ जा। कहार को हुक्म देकर बाबू साहिब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी ने का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनके विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें ब्याह करना मंजूर नहीं। पाल हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच मुँह शब्द से न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ता। रंगीली बाई, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं ना? जब दूसरी जगह से 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों न करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार न मरते। अब वहां क्या रखा है? भाल एक दफा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कह पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद में मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही किताब पढ़ती हों, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर ही नहीं लाख की थी, जो एक ही आंच में पिघल जाती। कल्याणी के करुणादोत्पक शब्दों से उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद पत्नी के आंसुओं को देखकर सूख जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो। मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बिगुल की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठकर देखकर रंगीली बाई बोली, हैं अभी जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। भाल तुम्हें अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो एक ही है। जो बात तय हो गई वो हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वह न करूँगी। तुम्हारे ही कारण मैंने अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग धरना हो गया। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी दीन हो गई है।
तुम्ही ने तो कहा था कि उसके पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते तो मैं नहीं करने को कहती, तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करना तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है तो मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसी ही दूसरों को सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बातें तो ऐसी चुभती हैं कि सच्ची बातें उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती हैं। या किस्से कहानियां लिखने वाली जिनकी किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तामू बांधते हैं। यह भी एक कला है रंगीली। क्यों जी, तुम मुझसे ही उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना सोच समझेंगे दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के उससे ज्यादा मिलने की आशा है। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीन हवाले करने लगे। यह भलमानसी नहीं, छोटापन है। इसके इल्जाम में तुम्हारे सिर है। अब शादी ब्याह में नगीच न जाऊंगी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोला, आप भी वहां शादी करते हो या नहीं? भल, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को क्या कहने हैं। तुम्हारी इस सूझबूझ से बलैया ले ले। रंगीली, हो बड़े हयादार। ईमान से कहना मेरी बात ताड़ ली कि नहीं? भाल, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती होंगी जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया। जो महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देख आओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितने झेपे हुए हो। भाल, सच कहना कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, इतना ही जितना कोई भल मानस चोरी चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वही न होगी। रंगीली, मेरी बला से जहाँ चाहो करो। क्यों भुवन में एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक उसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडोल बलिक युवक कॉलेजों में बहुत कम देखे जाते थे। बिल्कुल माँ पर पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्तियों के से होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डील डोल बाप का सा था। ऊंचिया कोट, ब्रीचेस, टाई, बूट, हैट उस पर खूब लह रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी कराइए कि खूब पैसे मिले, और नहीं सही 1 लाख का तो डोल हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब तो रहे नहीं। बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली बोली, तुम्हें ऐसी बात मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है?
रुपए किसे काटते हैं, लाख रुपए तो लाख जन्म से भी मैं जमा न कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने के कमा लूंगा। 5-6 तक पहुंचते पहुंचते उम्र में 3 भाग बीत जाएगा। रुपए जमा करने की नौबत ही न आएगी। दुनिया का कुछ मजा न उठा सकूंगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली मिले जिसके एक ही लड़की हो, रंगीली, चाहे औरत कैसी भी मिले। भुवन धन सारे ऐब छुपा ही लेता है। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी छू न करूंगा। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुखी है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाले हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसेंगे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरने चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीब ही के यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप भी रहे, आया है बड़ा हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो। कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो 1 लोटे पानी को तरस जाए, बड़े हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली उठकर वहां से रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर दांव देते बाहर आए। मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दिया, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो करहा की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल न गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहा गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे, देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही अपनी बड़ी बेतुकल्लफ सी आई। कहा, अभी तैयार नहीं है क्या महारा? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया क्या? ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते तो जाएगा। बड़े विचित्र जीव है, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर में से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी उसे डांटने लगते हैं। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे हैं सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अदलनी मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसे तेरा ताना वाना वैसे मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, 1-2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कहारों के लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़कर चले गए। यह अपना रौफ जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा, चलूं? मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है। कहार, तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा। मैं कुछ बाजार से ही खा लूंगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोले, साहजी कुछ तरमाल तैयार है? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं। तौल दो, 1 सेर भर। आ जाऊंगा वहीं ऊपर ना।
यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब शक्कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए, खाते जाते और हलवाई की तारीफ करते जाते। शाहजी, तुम्हारी दुकान के जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिए, चीज अच्छी है, आध सेर तो लीजिए। खूब इच्छा पूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर वह पालगन कर बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा, भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आज ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया या नहीं?